Good afternoon and welcome back to Living the Law of One. So अगला इसका थर्ड चैप्टर का जो सेक्शन है वो है दिमाग को और चेतना को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। कुओ कहते हैं कि दिल की तरफ से अगर सोचा जाए तो दिमाग का जो काम करना है वो बहुत ही बचकाना और अ, जवान है, अनट्रेन्ड है, मतलब उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। अगर हम अपनी भावनाओं के बारे में सोचें तो वो अम, मददगार हैं, लेकिन दिमाग को पूरी तरह से नकारने की ज़रूरत नहीं है। ये इस पर निर्भर है कि दिल कितना जानता है, दिल कितना समझता है। और उसके बाद दिमाग को इस्तेमाल जब आप करते हैं तो दिमाग से ये करवाइए कि आप दिमाग की बात सोचने के बजाय दिमाग आपकी बात समझे और वैसा करे। मतलब दिमाग का गुलाम बनने के बजाय दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। और मैं इसे गुलाम शब्द भी नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि दिमाग आपको इस्तेमाल करे, इसके बजाय आप दिमाग को इस्तेमाल करो और उससे कहो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना दिल और अपनी भावनाओं के हिसाब से जब आप सही तरीके से कोशिश करते हैं और अम, जो कुछ हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, उसके अंदर आपको किस तरह से उसका जवाब देना है, उसको समझना है या रिएक्ट करना है, कि मतलब आप वहां पर किस तरह से अम, उसको हैंडल करें। ये कुओ का कहना था। बीच में एक लेसी डी जे डाल्टन का एक गाना है, स्टैंडिंग नी डीप, उनकी सीडी के ऊपर। सीडी का नाम है द लास्ट वाइल्ड प्लेस। तो उस गाने का एक हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है। इट्स इफ द गेम्स गेटिंग ओल्ड एंड you're cold and exhausted and maybe you just like to cop out and crumble or lay down and die. If you come to a time when you need to decide, friend, you might want to ask yourself first, am I standing knee deep in the river and dying of thirst? अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले सत्र में कुछ लिखा था कि घुटने घुटने पानी में खड़े रहकर भी प्यास से मरना, शायद उसके बारे में है ये। Because there's a great river runs from the heart of the sun, through the soul of the whole universe, from the limitless light that brings order and might, to the substance of heaven and earth, and it's down to that quiet and that stillness inside. There's a well we don't seek till we hurt. From standing knee deep in the river and dying of thirst, yes, down in that quiet and that stillness inside, are sweet waters to heal this whole earth that is standing knee deep in the river and dying of thirst. इससे पहले वाला जो एनर्जी बॉडी, फ्यूल फॉर एनर्जी बॉडी का था, उसके अंदर एक लाइन थी। मैंने नीचे पढ़ा नहीं, पर उसके बारे में यहाँ पर समझाया था, तो अब दिया है तो मैं इसे भी पढ़ देती हूँ। हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट करें तो ये कहता है कि यदि खेल पुराना हो रहा है और आप ठंडे और थके हुए हैं और हो सकता है कि आप बस बाहर निकलकर टूट टूट जाना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहेंगे या लेट जाना और मर जाना चाहेंगे। यदि आप ऐसे समय पर आते हैं, मतलब ऐसे एक माहौल, एक पल में ऐसे आप से गुजरते हैं जब आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, मित्र, हो सकता है कि आप पहले अपने आप से पूछना चाहें, क्या मैं घुटने तक नदी में खड़ा हूं और प्यास से मर रहा हूं? क्योंकि सूर्य के मध्य से एक महान नदी बहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा के मध्य से, इस उस असीम प्रकाश से जो व्यवस्था और शक्ति लाता है स्वर्ग और पृथ्वी के पदार्थ के लिए। और उस शांति से, शांति में, अंदर उस शांति में एक ऐसा कुआं है जिसे हम अब तक नहीं खोजते जब तक हमें चोट ना पहुंच जाए। नदी में घुटने तक गहरे खड़े होने और प्यास से मरने से, हाँ, उस शांति में, अंदर उस शांति में
क्या मीठा पानी इस पूरी पृथ्वी को स्वस्थ कर सकता है? मतलब कि मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि जब आप किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, तो जब इंसान को जब तक दुख नहीं होता और इस तरह से कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझसे क्या गलती हुई या ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब तक इंसान अपने अंदर नहीं झांकता। लेकिन क्या इतने दुख से गुजरना ज़रूरी है और ऐसा करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर सूरज जो है अ, उसके मध्य से जो प्रेम और प्रकाश की रोशनी आकर हम सबको भिगो रही है, इस पूरे धरती को अपने अपना प्यार दे रही है, हमें भी दे रही है, तो ऐसे समय में ईश्वर बेसिकली सूर्य का जो प्रेम और प्रकाश आ रहा है, एक तरह से ईश्वर का प्रेम और प्रकाश जो हमें आ रहा है, वो हमारे मन में अगर हम भर लें, तो अगर वो धरती को आबाद कर सकता है, तो क्या हमें नहीं कर सकता? ये तो वो वाली बात हो गई कि आगे लिखा है, क्या मीठा पानी इस पूरे पृथ्वी को स्वस्थ कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, पर कहीं ना कहीं नमकीन पानी भी तो चाहिए, समुद्र भी तो चाहिए। नदी का और समुद्र का दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन वो नदी का मीठा पानी आखिरकार तो समुद्र में ही जाके मिलता है। काफी नदियों का, कुछ नदियों का नहीं, पर जहां तक मैं जानती हूँ, ज्यादातर हर नदी का पानी आखिरकार समुद्र में जाकर मिलता है। आगे वो कहते हैं, वह नदी में घुटने तक पानी में खड़ा होना और प्यास से मरना। तो उस ये उस तरह से है कि आपके पास सूर्य का प्रेम और प्रकाश भी है, आपके पास धरती की स्थिरता भी है, और फिर भी आप घुटने घुटने पानी में खड़े होकर प्यास से मर रहे हैं। आगे कार्ला कहती है कि ये जो चेतना के चेतना ये जो चेतना के का अनंत जल है, वो हमारे हर समय हमारे आस पास है। हमारा दिमाग शायद चाहे इसे पहचान ना पाता हो, या उसे अनदेखा कर देता हो, and are not aware of them nor are they disposed to seek them. उसे उस चेतना के अथाह समंदर को और पानी को ना पहचान पाता है, और कई बार जब लोगों को नहीं पता होता तो उसे उसे नकार देते हैं एक तरह से। तो क्यों नहीं, चलो हम देखते हैं कि ये जो दिमाग और चेतना के बीच का जो फर्क है, इनको इस्तेमाल करने का फर्क है, अ, इसको कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उस भाषा में या उसका उदाहरण लेकर हम क्यों ना समझें। आगे कहती है कि हमारे शरीर का जो दिमाग है, ये जो माइंड है पूरे शरीर का, वो है इसका दिमाग, मतलब दिमाग के अंदर की सोच, उसकी समझ। मैं इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि जब हम किसी को बुद्धिमान कहते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि कुछ हद तक वो चेतना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बुद्धिमता में और बुद्धिमानिता में, अपनी सोच में, अपनी समझ में। ये जो बुद्धिमानिता है, ये जो समझ है, ये हमारे अपने इस शरीर के कंप्यूटर की है। इसके बहुत सारे फीचर्स होंगे, इसके बहुत सारे हिस्से होंगे जो और लोगों के साथ मिलते जुलते होंगे, और लोगों की बुद्धिमानिता की जो काबिलियत है उसके साथ मिलते हुए होंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारी अपनी होती हैं, वो सबकी एक सी नहीं होती। वो कहती है, हम जब अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपनी दृढ़ता, अपने आत्मविश्वास पर, अपने विल पर अ, ध्यान देते हुए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए, उस समय पर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको लेकर हम कार्य करना चाहते हैं, उस चीज पर
दृढ़ रहते हुए, इधर-उधर भटकते हुए नहीं। और जो कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कहते हैं कि उनका दिमाग जो है वो बहुत ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका ध्यान भटकता नहीं। ये जो बुद्धिमानता है ये एक तरह से अपनी ताकत को एक बुलडोजर के हिसाब से इस्तेमाल करती है। आ, जिसकी बुद्धिमानता है उस इंसान को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या जो मामला हाथ में है जो सुलझाने की जो उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस मामले के बारे में या जिस अनुभव के बारे को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग अपनी बुद्धिमता को की ताकत को एक बुलडोजर का की तरह उसका इस्तेमाल करती है ताकि जो भी कार्य कर रहे हैं जो भी सोच रहे हैं और जिस तरह से भी सोच रहे हैं उसके बारे में ठीक से अ, तर्क के हिसाब से उसका मतलब बने कि ये काम करना है फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन है एक सभ्यता है या एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर फिलहाल ये मसला है इसको सॉल्व करना है तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इस ये काम आनी चाहिए ये ऐसे ही नहीं कि अपने मन से सोचा और कुछ कर दिया वरना अगर वो वहां पर काम नहीं आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है और इसकी जो सबसे ताकतवर औजार हैं इसके वो हैं शब्द ये कंप्यूटर के अंदर जो भाषा शब्दों के साथ इसके अंदर प्रोग्राम की हुई है उन शब्दों का ये इस्तेमाल करती है अ, हमारे एनर्जी बॉडी हमारी ऊर्जा के शरीर की का जो दिमाग है वो है उसकी चेतना चेतना को हम दिल का दिमाग भी कह सकते हैं आमतौर पे लोग कहते हैं पर दिल यहाँ होता है और दिमाग यहाँ होता है लेकिन जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ दर्द क्यों होता है दिल तो इस तरफ होता है लेफ्ट की साइड लेकिन दर्द जो है वो बीच में होता है क्योंकि हमारी चेतना जो है वो यहाँ है तो चेतना एक्चुअली हमारे अंदर नहीं है हमारे आसपास है तो चेतना जो है वो हमारे दिल का दिमाग है और हमारी जो आत्मा है उसकी जो चेतना है और मतलब उसकी है ये चेतना हमारी आत्मा की हमारा दिल का दिमागी चेतना को अलग अलग तरीके से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की लेकिन ये सभी कुछ है और कॉस्मिक अवेयरनेस भी है कॉस्मिक अवेयरनेस मतलब जिसको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है जिसे सत्य की जानकारी है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहो कृष्णा कॉन्शियसनेस कहो शिवा कॉन्शियसनेस कहो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो सभी एक ही है ये जो चेतना है ये एक है जो इस मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग स्तर के ऊपर कहूंगी मैं जो गेम हम खेल रहे हैं उसका एक हिस्सा है जो सबका एक तरह से है वो अपने प्रोग्राम्स जो लिखती है चेतना हमारे दिल के और हमारे दिल में या हमारी इस कॉन्शियसनेस में चेतना में वो जो प्रोग्राम्स लिखती है वो शब्दों से नहीं लिखती वो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करती है कि मतलब कॉन्सेप्ट्स को अवधारणाएं कहा गया है तो ये अवधारणाएं इस्तेमाल करती है अगर ये अवधारणाएं इस्तेमाल करती है तो फिर मैंने जो रिसेंटली एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक वीडियो किया था अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आई सजेस्ट कि आप वो देखें उसमें आपको धारणाएं अवधारणाएं इनके बारे में पता चलेगा आई थिंक दो किए थे शायद एक किताब में से पढ़कर किए थे और एक तीन किए थे एक मैंने बताया था मतलब मेरे
समझ के हिसाब से, और 2 मैंने किताब से पढ़ के ट्रांसलेट करके किए थे। 2 या 3 सेशन थे उसके। आगे वो कहती है कि जिनको अपनी चेतना तक पहुंचना आता है, उन उनमें ये काबिलियत है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपने चेतना के द्वारा उनको मदद मिलती है, एक तरह से उसका आशीर्वाद है या वो गिफ्ट है कि वो अपनी चेतना को समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। ये ऐसा है कि उस चेतना को इस्तेमाल करने वाला, अपने दिल के इस दिमाग को इस्तेमाल करने वाला जो है, is touched by a more spacious point of view and given a higher degree of insight। ये इस इनका नजरिया जो होता है वो एक विस्तारित होता है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए होता है, और उनकी जो अपने अंदर झांकने की जो शक्ति है या अम, तरीका है, टैलेंट है, गिफ्ट है, वो काफी ऊंचे स्तर का होता है। मतलब अपने अंदर झांक पाते हैं, समझ पाते हैं अपने मुतल्लिक और उस अनुभव के मुतल्लिक और दुनिया और ब्रह्मांड के मुतल्लिक, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या बुरा, क्या अच्छा। वैसे तो बुरा अच्छा और सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय पर उनको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये एक तरह से उनको उनकी चेतना बताती रहती है, और वो उसे समझते भी हैं, उसे सुनते भी हैं। ये चेतना जो है ये ताकत नहीं आजमाती, जैसा आपका दिमाग जो है वो आपको गुलाम बनाए रखता है। आप चाहे ना चाहें आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, चाहे ना चाहें आपका दिमाग आपको बोलता रहेगा कि ऐसा कर और ऐसा मत कर। लेकिन चेतना जो है वो आपको ये नहीं कहेगी कि ऐसा कर और ऐसा मत कर। आपकी चेतना जो है वो आपको हर पहलू का, हर हर चीज के दोनों पहलू दिखाएगी, बताएगी, और आप पर छोड़ देगी कि आप क्या फैसला करते हो। ये जो आखिर की 2-4 लाइनें थी ये मेरी थी। इसके अंदर ये लिखा है कि चेतना जो है ये आप पर ताकत नहीं आजमाती, जिस तरह से आपका दिमाग आजमाता है। ये आपको प्रोत्साहित करती है कि प्रो आप जब अपने दिल से पूछते हो, इसीलिए कहते हैं कि दिमाग गलत हो सकता है, दिल उल्टी तरफ होते हुए भी हमेशा सही होता है, इसलिए हमेशा दिल की सुनो। तो वो कहती है कि ये आपके दिल को, जब दिल आपका मांगता है कि इस मामले के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, तो वो धीरे से चुपके से एक प्रोत्साहन आपके दिल में डाल देती है और उसको बताती है कि ये दोनों पहलू हैं, और फिर आपका दिल फैसला करता है कि आपको क्या करना है। आपका दिमाग नहीं, दिल का दिमाग फैसला करता है। चेतना जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम जो आपके रूट ऑफ द माइंड में है, या आपके दिमाग में आपकी जो सोच प्रोग्राम की गई है, जो अवधारणाएं और धारणाएं आपके दिमाग में बैठी हैं आपके रूट ऑफ द माइंड में, अ, उनके उनको कैंसिल करके आपको नहीं बताएगी कि नहीं नहीं वो दिमाग को कुछ भी कहने दो, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी कहने दो, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करेगी। जब तक आप उससे नहीं कहते कि ये वाली धारणा अब मेरे किसी काम की नहीं, शायद मेरी किसी वजह से, किसी अनुभव की वजह से मेरे दिमाग में ऐसी धारणा बन गई हो, पर अब मेरे ये किसी काम की नहीं है, इसे मेरे दिमाग से हटा के तो मुझे सही रास्ता बताओ या मेरी धारणा को बदलो। जब तक आप चेतना से ये नहीं कहते हैं कि मेरे बिलीफ सिस्टम्स को रीप्रोग्राम करो, तब तक वो नहीं करेगी। ये आम तौर पर अम, असाधारण हालातों में होता है, जब नॉर्मली दिमाग आपका जिन धारणाओं के ऊपर चलता है उसको हटाकर, तो चेतना जो है अम, आपको जो बोल रही है आप उस हिसाब से काम करते हो, तो उसमें समय लगता है। एक तरह से मैं कहूंगी कि ये जो चीज है
ये शैडो वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो वर्क के ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया है, होगा कहीं नीचे, आप देख सकते हो। शैडो वर्क में ये बहुत काम आता है, क्योंकि शैडो वर्क मतलब कि हमारा अंधकार, हमारे अंदर का जो अंधकार है, उसको जानना, उसको समझना, उसकी वजह को समझना, और फिर अपने दिमाग से, अपनी चेतना से कहना कि नहीं, ये मेरी जो वजह है, उसका समय निकल चुका है, या मैं छोटी थी तो तब मैंने ऐसा समझा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं समझती हूँ कि नहीं, ये गलत है। तो इट्स ऑल राइट, यू कैन ओवर राइट दोज प्रोग्राम्स इन माई ब्रेन, कि मेरे दिमाग में वो जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं ना कंप्यूटर में, उनको कंट्रोल और डिलीट करके न्यू प्रोग्राम्स डालो, डिफॉल्ट सेटिंग्स निकाल दो, या जैसे आप कंप्यूटर को सारा डेटा जो आपने भरा हुआ है उसको फैक्ट्री सेटिंग्स कर देते हो, इस तरह से मेरे दिमाग में कर दो। लेकिन हमेशा अपनी सारी धारणाओं को ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं और अवधारणाएं कुछ ऐसी होती हैं जो आपको जिंदा रखने में काम आती हैं। मसलन, एक, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ द सब ट्रैक फॉर अ स्मॉल टाइम, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी। जैसे कि आपके मन में ये धारणा है कि मैं मुझे समुंदर में कूदना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इस जगह पर समुंदर बहुत गहरा है किसी वजह से। अब ये एक नॉर्मल धारणा है जो सबके दिमाग में होती है, कोई भी ऐसे ही समुंदर में नहीं कूद जाता। तो अगर वो धारणा आपके दिमाग से निकल जाती है, आप उसको कंट्रोल और डिलीट कर देते हो, और आप एक कश्ती में सवार हो जिसके ऊपर ऐसे चल के डाइव करने का प्लैंक है, लेकिन वो बनी हुई है उस जगह पे डाइव करने के लिए जहां शायद खतरनाक मछलियां नहीं है और ज्यादा गहरा पानी नहीं है। अब आप उस कश्ती में चले गए गहरे समुंदर में, और आप सो के उठे और आपका मन किया, हाँ, नदी में भी तो नहाते हैं, तालाब में भी तो नहाते हैं, चलो इसमें भी नहा लेते हैं, और आपने मार ली डुबकी। गए वहां से व्हेल मछली आई, उसका भोजन बन गए आप, और गए काम से, या तो आप डूब गए। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है, इस तरह की, या कोई धारणा है कि रेड सिग्नल हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वहां रुक जाओ जिब्रा क्रॉसिंग पे। अब आपने अपनी धारणाएं सारी कंट्रोल और डिलीट कर दी, आपने सिग्नल का ध्यान नहीं दिया, ग्रीन पे लपक लिए, और वहां से आया ट्रक और आपकी गाड़ी को उड़ा दिया और आप गए ऊपर। तो बहुत सारी छोटी छोटी धारणाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, हमें खुशहाल रखती हैं, और जरूरी होती हैं हमारे लिए। तो बहुत बहुत सारी धारणाएं पिछले जन्मों से आ रही हैं, वो उनमें से बहुत सारी हो सकती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। तो इस तरह से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग एफर्मेशंस करने लग जाएं, क्योंकि एफर्मेशंस एक तरीका है अपनी धारणाओं को, अपने दिमाग के अवधारणाओं को बदल कर उसको रिप्लेस करके अपनी चेतना से आप उसमें नई धारणाएं भर सकते हैं। तो कहीं कोई, ये गलती मैंने की थी बहुत सालों पहले, और बहुत पहले, कि मेरे सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स मेरे दिमाग से हटा दो। अब पुराने बिलीफ सिस्टम्स में तो बहुत सारे हो सकते हैं। बचपन में माँ ने सिखाया था किसी अजनबी के पास मत जाना, अजनबी से बात नहीं करना, कुछ भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो भी तो धारणा है, वो भी तो पुरानी है। लेकिन वो तो आज की उम्र में भी, आई मीन नॉट रियली, बट एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ कि इट कुड पॉसिबली कीप मी अलाइव। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि मेरी सारी बिलीफ सिस्टम्स को हटा दो। आपकी बिलीफ सिस्टम ये भी है कि माँ से प्यार करते हो, या बच्चों से प्यार करते हो, या ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, या ये मेरी पत्नी है, वो भी आपका बिलीफ है जो किसी वजह से आपके अंदर है। सारी हटा दी, हो गया याददाश्त बंटाधार। तो आगे वो कहती है, हम सभी के पास इस एक चेतना तक पहुंचने का तरीका या रास्ता होता है, क्योंकि चेतना एक है, वो
मेरी चेतना, आपकी चेतना और इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की, ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है, और उसकी जो कंपनता है वो है बेशर्तिया प्रेम। वो उसकी कंपनता जो है वो होती है जो आपके लोगोस की होती है, आपके ग्रह की होती है। आपकी धरती ने आपको बिना किसी शर्त के बहुत प्रेम दिया है, तो आपकी और आपकी चेतना की भी कंपनता वही है। और सामने 111 नंबर आ गया, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया, क्योंकि अगला पेज जो है वो पेज नंबर 111 है। खैर, अम, ये जो बेशर्तिया प्रेम की, बिना किसी शर्त के प्रेम की जो कंपनता है, वो इस पूरे ब्रह्मांड की कंपनता है। आपके ग्रह की है, आपकी है, आपके पड़ोसी की है, आपके दुश्मन की भी है, सभी की है। ये एक समुद्र है रचना का, और ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है, या हमें अपने अंदर झांकने की काबिलियत देता है, ताकि हम उसके अंदर जाके खुद को संतुलित कर सकें। और हमारे नीचे के जो 3 चक्र हैं, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और मूल रूट, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इसका इसके अंदर जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, इसको हटा के, इसकी ब्लॉकेजेस हटा के, हम उसके द्वारा अपने हार्ट चक्र को संतुलित कर सकें, अपने आप को संतुलित कर सकें। आगे वो कहती है कि अम, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो मैं थोड़ा लंबा लूंगी, क्योंकि अच्छा छोड़ो, मैं 3 हिस्सों में कर देती हूँ। तो 3-4 हिस्सों में करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें अपने दिमाग के बारे में तो पता है कि हमारा दिमाग क्या करता है, कैसे काम करता है। मतलब टेक्निकल, साइंटिफिक, बायोलॉजिकल, मेडिकल बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो तो हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, बिलीफ सिस्टम्स हैं, शैडो वर्क है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, वो सब बातें पता है। हमारा दिमाग हम उलझने सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग क्या करता है? तर्क का इस्तेमाल करता है, और वो ये कहता है कि सामने आपके जो चीजें हैं, जो सबूत हैं, उसके हिसाब से चलो। जैसे कि हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी जुडिशरी, हमारी गवर्नमेंट, हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ये सभी इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स यही इस्तेमाल करते हैं। तो वो दिमाग जो है वो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, आपका लॉजिक, आपका तर्क इस्तेमाल करता है, सबूत, और सामने जो सच्ची चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, या आपको सुनाई दे रही हैं, या आप देख रहे हो, छू सकते हो, उन चीजों को इस्तेमाल करता है। और सारी चीजों को मिला के फिर आप तर्क करके आप फैसला करते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जैसे मैंने कहा कि वैज्ञानिक वगैरह और जुडिशरी वगैरह करते हैं। फिर वो कहती है कि ये एक बहुत अच्छा टूल है, औजार है, या औजार, आई वुडंट कॉल इट, अच्छा ठीक है, औजार, ये वो क्या कहते हैं, हाँ, शस्त्र तो नहीं है, लेकिन आप इसे औजार, शस्त्र जैसे समझना चाहें समझे, कि ये बहुत अच्छा है इस मामले में, कि जब कुछ चीजों में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब दो में दो डालोगे तो वो तो चार ही होंगे, दो संतरे इधर, दो संतरे इधर, वो चार ही होंगे, वो छह तो नहीं हो सकते। आपको सामने चार नजर आ रहे हैं, तो आप उसको छह कैसे बोलोगे? तो आपका दिमाग आपको बताएगा नहीं भैया, ये चार ही हैं, और जो बाकी दो पड़े हैं ना, वो केले हैं, वो संतरे नहीं है। वे यहाँ पड़े नहीं है, मैं वैसे बोल रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिमाग का जो एनालिसिस करने का और ऑर्गेनाइज करने का, कि ये खाना है जो बच गया था, इसको अलमारी में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और ये कपड़े हैं, इसको फ्रिज में या अवन में नहीं रखने हैं, इसको बेडरूम की अलमारी में रखने हैं।
तो वो जो एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन और हर चीज को अपनी स्लॉट में, जैसे हमारे किचन में हर चीज की एक जगह होती है, इसी तरह हमारे दिमाग में भी हर चीज की एक जगह होती है। एक हिस्सा होता है और उसकी नसें होती हैं जो आपका मैथ, आपका गणित सुलझाती हैं। एक दूसरा हिस्सा होता है जो आपका लिटरेचर, मतलब शब्दावली, आपकी भाषा, आपकी कवि और मतलब पढ़ना लिखना, इस ये जो जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसको हैंडल करती है। जैसे कुछ लोगों को डिसलेक्सिया होता है, कुछ लोगों को ऑटिज्म होता है, कुछ लोग बी को डी, डी को बी बोलते हैं। तो उनकी वो दिमाग की नस, एक्चुअली बायोलॉजिकल नस ठीक से काम नहीं कर रही, या वहां पे टॉक्सिन है, या वहां पे कैल्सिफिकेशन है, या वहां कोई ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से आपका बॉडी का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो अब आप का जो दिमाग है वो आपके शरीर के हर हिस्से से मैसेजेस लेता है। तो आप खाना हाथ से खाओगे, आप पैर से तो नहीं खाओगे। आपका हाथ नहीं है और आपने सीख लिया तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों के हाथ नहीं होते वो अपने पैर को सिखा देते हैं। पैरों से खाना खाना, पैरों से पेंट करना, पैरों से सिलाई कढ़ाई करना, बहुत सारी चीजें, उसको कहते हैं दिमाग को अपना गुलाम बनाना। और हम दिमाग के गुलाम। अब एक हाथ से, सीधे हाथ से खाने की आदत है तो सीधे ही हाथ से खाएंगे। उल्टे हाथ से खाना पड़े तो आंखों से आंसू आ जाएं कि ये हाथ फ्रैक्चर है तो इस हाथ से खाना पड़ रहा है। मेरे साथ हुआ था एक बार, ये हाथ फ्रैक्चर था, कुछ तो हुआ था, मेरे कुत्ते ने काट लिया था, तो बहुत बुरा हाल था मेरे हाथ का, तो मुझे इस हाथ से खाना खाना पड़ता था और कोई था नहीं जो मुझे आके खिला दे। तो एक समय पर तो मतलब मैं रो ही पड़ती थी, क्योंकि तो बहुत पुरानी बात है ये। तो आगे वो कहती है कि चेतना जो होती है ये एक अलग तरह का दिमाग है। आपके दिल का दिमाग है, ये अलग तरह का दिमाग है। इसका जो बेसिक नेचर है, इसका जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, वो बिल्कुल हमारी आत्मा की तरह से है, या ईश्वर की जो लॉ हमारे अंदर है, वो उसको कह लो, स्पिरिट कह लो, सोल कह लो, उसकी तरह से है। ये हमें अंदर झांकने में काबिल बनाती है, हमारी इंट्यूशन, राइट ब्रेन, हमारी इंट्यूशन जो है उसको जगाती है। हमारी पवित्र शुद्ध भावनाएं और प्रेम वगैरह जो होता है उसको जानने में, उसको समझने में हमें प्रोत्साहन देती है। और ये उसका मूल स्वभाव है, बिल्कुल ईश्वरीय और पवित्र। और वो आने वाले समय के बारे में भी कई बार हमें आगाह करना, इसीलिए इंट्यूशन आने वाले समय के बारे में भी हमें आगाह कर सकती है। इनसाइट, अपनी अच्छी अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझना कि हाँ मैंने ये किया तो है और मैं ये कर तो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पता नहीं क्यों सही नहीं लग रहा। मतलब बुलाया है किसी ने, अब जाना है, पर मन नहीं मान रहा, मन कह रहा मत जा, पता नहीं कुछ तो सही नहीं है। तो ऐसे समय में खुद को प्रोटेक्ट करना, वायलेट फ्लेम में आर्कएंजल माइकल की हेल्प से या जिस तरह से भी, इस तरह आप कर सकते हैं। तो वो आपको ये बताती है, ये इसका नॉसिस, अब प्रोग्नोसिस नॉसिस, इसका एक तरीका है आपको बताने का, चेतना का, आपसे बात करने का और आपको समझाने का अपना तरीका है। उसके अंदर जो शक्ति है आपको प्रोत्साहन देने की, उसकी एक हद है, एक सीमा है। और वो सीमा है हमारी काबिलियत कि हम कितना अपने दिमाग को थोड़ा साइड में रखते हैं। अच्छा तू चुप कर जा, अब मेरे को दिल की भी सुनने दे, शांत हो जा। हम कितना अपने दिमाग को एक साइड पे रख के अपने दिल की सुनते हैं और चेतना की बात को समझते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, या चेतना के बारे में अवेयर होना, या उसे समझना, उसे जानना। तो उस चेतना की काबिलियत वहीं तक सीमित है जहां तक आप अपने दिमाग को चुप करा सको। खास करके
लेफ्ट ब्रेन को। तो हमारा हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सिखाया गया है शुरू से कि लेफ्ट हैंड हाथ से कुछ नहीं करते, राइट हैंड से खाते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं। क्यों? मैं तो बचपन में दोनों हाथों से खाती थी और दोनों हाथों से लिखती थी। पर मेरे डैडी ने मुझे इतना मारा लेफ्ट हैंड पे, इतना मारा कि खबरदार वो हाथ इस्तेमाल किया था। और कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हो तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जब आप राइट हैंड इस्तेमाल करते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। ये है आपका इंट्यूशन लॉजिक, और ये है आपका इंट्यूशन, ये है आपका मैस्कुलिन ब्रेन, और ये है आपका फेमिनिन ब्रेन। हालांकि ये है आपका मैस्कुलिन साइड और ये है फेमिनिन साइड, बट ब्रेन्स आर स्विच्ड। सो आगे वो कहती है हमारी जो बुद्धि है, जो बुद्धिमानता, हिंदी में बोलने में थोड़ी मैं उलझ जाती हूँ, इंटेलिजेंस, वो हमारी दिमाग जो है, तो शरीर मरेगा तो दिमाग भी मर जाएगा। तो जब दिमाग मर जाता है तो एक इंसान को मरा हुआ घोषित करते हैं, या दिल मर जाता है तो उसको मरा हुआ घोषित करते हैं। जबकि असल में जब दोनों मरते हैं तभी एक इंसान मरता है। लेकिन जब हमारा शरीर मरता है तो हमारा दिमाग मर जाता है, या यूं कहूं कि जब दिमाग मरता है तो शरीर मर जाता है। क्योंकि शरीर कुछ कर ही नहीं सकता है, आप एक तरह से कोमा में चले जाते हो। वो होता है दिमाग का मरना। जब आपका शरीर मर जाता है तो आपका दिमाग भी मर जाता है। लेकिन हमारी चेतना वो नहीं मरती है, हमारी आत्मा कहाँ मरती है, वो तो एक नए सफर पे निकल पड़ती है। तो वो कह सॉरी वो कहती है कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक बार शारीरिक तौर पर मर चुकी हूँ। 13 साल की उम्र में मेरी किडनीज जो थी वो फेल हो गई थी और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। मैंने सांस लेना बंद कर दिया था और मैं 2 मिनट के लिए मृत घोषित की गई थी। और उसके बाद तब तक मेरे डॉक्टर्स ने मेरे हार्ट के ऊपर वर्क किया और मैं दोबारा जिंदा हुई। ये मेरे साथ भी हो चुका है, पर किडनी की वजह से नहीं। मैं भी मर चुकी थी कुछ 1-2 मिनट के लिए, एक आध मिनट के लिए, नॉट इवन 2 मिनट। और फिर मैं वापस आई। वो कहती है कि मेरी चेतना का अभाव मुझे उस समय पर महसूस नहीं हुआ। अ, मेरा माहौल पूरा बदल गया, लेकिन मेरी चेतना का अभाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरा माहौल पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपने आप को एक अलग किस्म के शरीर में पाया, जो देखने में मेरे जैसा था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट था। देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था, लेकिन बिल्कुल ठीक था। उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं था, और एक तरह से फैक्ट्री रीसेट हो गया था मेरा शरीर। मतलब कि शायद उसकी किडनीज भी ठीक हो गई होंगी। तो जब मैं वापस आई अपने शरीर में और इस दुनिया में, और अब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने डॉक्टर्स और नर्सेस को मुझे देखते हुए मेरे बेड के पास पाया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर मेरा वापस आना, मेरे शरीर में जिसमें पहले बहुत दर्द था और उसमें वापस आना, आ, तो मैं उस शरीर में तो वापस आ गई, रिटर्निंग टू माय वेरी पेन रिडन फिजिकल बॉडी। पता नहीं, पहले तो उसने कहा कि फैक्ट्री रीसेट हो गया, ओके। मतलब उसे कुछ नयापन लगा, दैट्स व्हाट आई गैदर। लेकिन मैं अपने शरीर में वापस आ गई, लेकिन मेरी चेतना में कोई भी फर्क नहीं था। वो वैसी की वैसी चलती रही और मुझे मेरी मदद करती रही। आ, चेतना के जो फोकस और पॉइंट हैं, as points or focuses of consciousness, we are citizens of eternity। जहां तक चेतना का सवाल है, हम सभी अनंत हैं और हम मरते नहीं हैं। हमारा शरीर मरता है, हमारा दिमाग मरता है, दिल का दिमाग नहीं मरता। इसीलिए दिल इतना इम्पोर्टेंट होता है। और प्रेम जो होता है वो दिमाग में नहीं, दिल में होता है।
तो जब आपको किसी की बात बुरी लगती है तो वो आपके दिल को नहीं लग रही, आपके दिमाग को लग रही है। जब कहते हैं दिल टूट गया, दिल टूट जाता तो भाई मर जाते आप। तो इस भौतिक दुनिया में हमें एक आदत है कि हर चीज को प्रूव करना, साबित करना। तो मसलन आप ज्योमेट्री को ले लो। अब ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जिसमें ट्रायंगल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, प्रोट्रैक्टर और डिवाइडर यूज करते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और अलग अलग वो इस तरह की चीजें अब ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं। तो वो जो ज्योमेट्री होता है उसके अंदर हर चीज को साबित किया जाता है, उसकी परफेक्ट एंगल और डिग्री, इस तरह से उसको साबित किया जाता है, और उसके गणित के हिसाब से उसका रिश्ता या उसके रेशियोज जो हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो कहती है कि मुझे याद है कि जब मैं अपना होमवर्क पूरा करती थी और ज्योमेट्री का, और उसके नीचे लिखती थी QED, पेज में नीचे मैं लिखती थी QED। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, फ्रेज है, जो आज भी गणितज्ञ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है क्वाड एरात डेमोन्स्ट्रांडम। क्वाड एरात डेमोन्स्ट्रांडम, जिसे कहा जाता है कि ये, जिसको हमने साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। तो ये तो गणित की बात हुई। आगे नेक्स्ट सेशन में